बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत के पठारों के बारे में डिस्कशन किया था। हमने शुरू में डिस्कशन ये किया था कि प्रायद्वीपीय भारत को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो पठार, दूसरा माउंटेन्स एंड हिल्स यानी पर्वत और पहाड़ियाँ, और तीसरा मैदान। तो पठारों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था पिछली क्लासेस में। आज हम बात करेंगे माउंटेन्स एंड हिल्स के बारे में, यानी प्रायद्वीपीय भाग में कहाँ कहाँ किस तरह के पर्वत और किस तरह की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। आज हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम मानचित्र देखें प्रायद्वीपीय पठार का, तो आपको ये मानचित्र दिख रहा है। इसमें बहुत सारे पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। ख़ास तौर से ये पूरा जो रेंज दिख रहा है विंध्यन का और सतपुड़ा का, यहाँ तक राजमहल हिल तक ये पूरी पहाड़ियों का, पर्वतों का एक श्रृंखला यहाँ दिख गई है। हमने उस दिन भी डिस्कशन किया था कि इस प्रायद्वीपीय पठार को 3 तरफ से पहाड़ियों ने घेर रखा और पर्वतों ने घेर रखा। एक ट्रायंगल बन जाता है, इधर विंध्यन और सतपुड़ा, और इधर पश्चिमी घाट, और इधर पूर्वी घाट। तो हम एक एक करके इन्हीं पर्वतों और पहाड़ियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ी है, स्पेशली राजस्थान, गुजरात और दिल्ली तक, जिसको हम अरावली पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं। इनका एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम भारत के प्रायद्वीपीय भाग के माउंटेन्स एंड हिल्स की बात करें, तो इसकी जो सामान्य जो कैरेक्टर है इसकी, जो इस पूरे भूभाग का, वो ये है कि मोस्ट ऑफ द हिल्स इन द पेनिनसुलर रीजन आर ऑफ द रेलिक्ट टाइप। रेलिक्ट का मतलब होता है अवशेष। यानी अगर हम प्रायद्वीपीय भागों के बारे में हम बात करें, पहले भी हमने देखा था कि ये ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हम कह सकते हैं, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो उसी गोंडवाना लैंड का पार्ट होने के नाते ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी इसकी ओरिजिन है। खरबों साल पुरानी इसकी उत्पत्ति हुई है। तो जाहिर है कोई भी भूभाग अगर जितना पुराना होगा, उस पर उतना ही ज़्यादा अपर्दनकारी और अपक्षयकारी शक्तियाँ कार्य करती हैं। तो इसी कारण ये चूँकि पुराना भूभाग है प्रायद्वीपीय भाग, इसीलिए इस पे जो पहाड़ियाँ हैं, जो पर्वत हैं, वो किस तरह के रेलिक्ट टाइप के हैं, यानी रेजिडुअल हिल्स जिसे हम कहते हैं, अवशेष टाइप के हैं। क्यों ये अवशेष हैं? क्योंकि ड्यू टू वेदरिंग है इरोजन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, यानी अपक्षय और अपर्दन की क्रियाएं करोड़ों सालों तक इस पर कार्यरत रही, जिसकी वजह से इस भूभाग की पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा अपर्दित हो गई हैं। तो जो इनकी पूर्व में ऊंचाई थी उससे काफ़ी कम इनकी ऊंचाई हो गई है। तो ऐसा लगता है कि ये बची हुई पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि वही हिस्सा बचा हुआ है जो बहुत ही कठोर चट्टानों से निर्मित है। इसीलिए इस पूरे भूभाग में स्थित पहाड़ियों और पर्वतों को कहा जाता है रेलिक्ट माउंटेन्स या रेलिक्ट हिल्स। दे आर द रेमेनेंट्स ऑफ द हिल्स एंड होस्ट फॉर्म मेनी मिलियन ईयर्स अगो। मीन्स ये वो हिस्सा है जो इस प्रकार निर्मित हुआ है, जैसे हॉर्स जिसको हम कहते हैं। हॉर्स का मतलब होता है, यहाँ लिखा हुआ अपलिफ्टेड ब्लॉक। जब विवर्तनी घटनाएं होती हैं भूभाग पर, तो 2 तरह के प्रमुख तरह से फोर्सेस उस पर लगते हैं। एक तो टेंशनल फोर्स और एक कंप्रेशनल फोर्स। तो इन फोर्सेस के द्वारा क्या होता है, कहीं कहीं हिस्सा जमीन का धंस जाता है, तो जिसको हम ग्रैबन कहते हैं। और कहीं कहीं हिस्सा, अगर 2 साइड के हिस्से धंस गए तो बीच में उठा हुआ भूभाग, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। और अगर कभी ऐसा होता है कि 2 साइड के हिस्से उठ गए और बीच का हिस्सा दब गया, तो इस तरह से ग्रैबन का फॉर्मेशन होता है, यानी गड्ढे का। और जो हिस्सा ऊपर उठा हुआ होता है उसको होर्स्ट कहते हैं, या उसको कई बार ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। तो ऊंचे उठे हुए, ऐसे लगता है कि समतल भागों में ऊंची उठी हुई पहाड़ियां हैं, ब्लॉक की तरह, यानी होर्स की तरह जिसको हम कहते हैं। इसी तरह से इसके जो और फीचर्स हैं, द प्लेटूज ऑफ द पेनिनसुलर रीजन आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय दीज हिल रेंजेस। यानी जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार हैं, जिनका डिस्कशन हमने पिछली क्लासेस में किया था, वो पठार भी इन्हीं पहाड़ियों के द्वारा विभाजित किए गए हैं। और उसके साथ साथ नदियों के द्वारा, नदी घाटियों के द्वारा भी वो पठार डिसेक्टेड प्लेटू हो गए, जिनका डिस्कशन हम काफ़ी लंबे समय से पिछली क्लासेस में करते आए हैं। उनमें ये पहाड़ियाँ जो ऊंची तीव्र ढाल वाली हैं, कटक टाइप की पहाड़ियाँ हैं, श्रृंखलाबद्ध टाइप की हैं कई सारी जगहों पे। तो उन पहाड़ियों की वजह से भी ऐसा लगता है कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, जो पठारी भारत है, वो छोटे छोटे पठारों में
बटा हुआ लगता है, क्योंकि बीच बीच में उठे हुए ये हॉर्स टाइप की पहाड़ियाँ हैं। और ये भारत का भूभाग लिखा हुआ रिच इन मिनरल्स एंड फॉरेस्ट कवर्स, यानी ये प्रायद्वीपीय भारत की जो पहाड़ियाँ हैं, इन पठारों के साथ साथ यहाँ खनिज संपदा की दृष्टि से ये बहुत धनी है, और अधिकांश प्रकार के खनिज जो है वो यहाँ इनका खनन किया जाता है। साथ ही साथ अगर आप अरावली के दक्षिण से शुरू होते हैं और नीलगिरी तक पूरा कन्याकुमारी तक चले जाएं तो बड़ा लश ग्रीन एरिया है, जिसको हम कहते हैं चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन, यानी महाराष्ट्र से लेके और वहाँ कन्याकुमारी तक चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वनों का विस्तार है। और जैसे जैसे हम पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं, वनों की सघनता थोड़ी कम हो जाती है, जहाँ टीक और साल के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ पहाड़ियों पर, जैसे हमने इलायची की पहाड़ियों का नाम हम सुनते हैं, आगे हम डिस्कशन करेंगे, वहाँ जो है वो मसाले के कई सारे पौधे, खासतौर से कार्डमम के पौधे वहाँ, वृक्ष वहाँ पाए जाते हैं। इसी तरह से वो पूरा साउथ का एरिया ऐसा है जहाँ चाय और कॉफ़ी के बड़े अच्छे बागान हैं। तो इस तरह से ये पूरा एरिया वनों के द्वारा भी घिरा हुआ है। तो जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है उसमें पाए जाने वाले माउंटेन्स एंड हिल्स, इसका एक सामान्य जो है वो इस तरह की स्थिति है, जहाँ विंध्यन पर्वत से लेके उत्तर में और अरावली से दक्षिण में नीलगिरी तक वो पर्वत पाए जाते हैं, और वहीं और छोटी छोटी कई सारी पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं जो इन पहाड़ों को काटती भी हैं। और इसके अलावा इन पहाड़ी क्षेत्रों में कई सारे गैप्स हैं, उन गैप्स के द्वारा भी कई सारे मार्ग भी बने हुए हैं, जिनका डिस्कशन हम विस्तृत रूप से आगे के हिस्से में आपसे करेंगे। जैसे हम पहले बात करें, पहला जो हमारा पहाड़ियों का हिस्सा है उससे आज हम बात करेंगे आपसे अरावली रेंज के बारे में। जो हमारा पहाड़ियों का हिस्सा है वो अरावली रेंज, दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, जिसको अभी हमने बात की, रिलीफ बहुत पुराने पर्वतों में, पहाड़ियों में से ये एक है ऑफ द वर्ल्ड, अलाइन इन द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर आप मानचित्र में देखें तो ये इसका डायरेक्शन ये है नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक, ये अरावली पहाड़ियाँ हैं। ये लाल से आपको दिख रहे आगे, ये अरावली पहाड़ियाँ हैं जो भारत का जो महान जल विभाजक है, यानी यहाँ उत्तर से लेके दक्षिण तक ये महान जल विभाजक है, उसका भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका अधिकांश भाग इस पहाड़ी का राजस्थान में विस्तृत है। इसके साथ साथ ये गुजरात में इधर दक्षिण की तरफ और उत्तर की तरफ दिल्ली तक इसका विस्तार है। तो हम यूँ कहें कि ये पहाड़ी जो नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में दिल्ली से लेके गुजरात, पालनपुर है गुजरात का, वहाँ तक इसका विस्तार है। और कुछ विद्वानों का मत यह है कि इस पहाड़ी का विस्तार जो लक्षद्वीप का हमारा द्वीप समूह है, आर्चिपेलागो जिसको हम कहते हैं द्वीप समूह, तो लक्षद्वीप का द्वीप समूह है, वहाँ तक भी पानी के अंदर अंदर इसका विस्तार है, खंभात की खाड़ी से होते हुए। ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रेणियाँ जो गुजरात के बाद उधर खंभात की खाड़ी में अंदर समुद्र से अरेबियन सागर के अंदर अंदर वहाँ लक्षद्वीप तक इसका विस्तार है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो ये रेंज जो है कंटिन्यूअस टू द साउथ ऑफ अजमेर, यानी राजस्थान का जो अजमेर है उससे दक्षिण की तरफ ये बिल्कुल श्रृंखलाबद्ध रूप से लगातार इसका विस्तार है। लेकिन जब हम अजमेर से उत्तर की तरफ जाते हैं, यानी दिल्ली और हरियाणा की तरफ, तब क्या होता है कि इट इज लेस डिस्टिंक्ट बियॉन्ड अजमेर एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द चेन ऑफ डिटैच्ड एंड डिसकंटिन्यूअस रीजेस। उसके बाद ये पहाड़ी छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसा दिखने लगती है, ना कि श्रृंखलाबद्ध तरीके से। यानी अजमेर से जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं, दिल्ली जब हम पहुंचते हैं तो दिल्ली में पहुंच के इसको दिल्ली रिज भी कहते हैं, दिल्ली की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, इसको अलग नाम उसका दिल्ली में दे दिया गया है, लेकिन ये टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है। अगर आप दिल्ली में जाएँ तो आपको दिखेगा कि JNU का कैंपस, जामिया के आसपास की पहाड़ियों को दिखती है, इसलिए उनको दिल्ली रिज भी कहते हैं, दिल्ली का कटक कहते हैं। उन्हीं पहाड़ियों पर बसा हुआ वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, आपको दिल्ली में क्लियर ये दिखेगा। लेकिन जिस कंटिन्यूएशन से राजस्थान में दिखता है वो कंटिन्यूएशन वहाँ आपको नहीं मिलेगा। इसकी जो सामान्य समुद्र तल से ऊंचाई है वैसे तो ये 400 से 600 मीटर की है, लेकिन जैसे जैसे हम साउथ में जाते हैं वैसे वैसे इस पहाड़ी भूभाग की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। और माउंट आबू में पहुंच के, जो माउंट आबू एक क्या है, एक छोटा छोटा हिली ब्लॉक है, छोटा सा स्मॉल ब्लॉक है राजस्थान के सिरोही जिले में। वहाँ माउंट आबू में ये ऊंचाई पहुंच के लगभग 1000 से ज़्यादा यानी 1158 मीटर
पहुंच जाती है, यानी साउथ की तरफ इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। जो एवरेज एलिवेशन 400 से 600 मीटर था वो पहुंच के 1000 मीटर औसत हो जाता है। और माउंट आबू में ही एक ऐसी जगह है, एक ऐसी चोटी है जिसका नाम यहाँ दिख रहा लिखा हुआ है गुरु शिखर। वो इस पहाड़ी की सबसे उच्चतम चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, हाईएस्ट पीक इस माउंट आबू की। और ये गुरु शिखर को कहा जाता है कि जो वेस्टर्न यानी सह्याद्री है, जो दक्षिण की पहाड़ियां हैं सह्याद्री जो वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, और उत्तर में जो हिमालय पर्वत है, उन दोनों के बीच में स्थित भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी है, यानी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। तो कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि दक्षिण की सह्याद्री पहाड़ियों में और उत्तर के हिमालय पर्वत के बीच में सबसे ऊंची चोटी स्थित कौन सी है, तो बीच की चोटी जो है वो यही माउंट आबू की गुरु शिखर चोटी है, जो बड़ा अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है राजस्थान का। लोग गर्मियों में भी वहाँ जाते हैं, सर्दियों में तो खूब बर्फबारी पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर जाता है। वहीं गुरु शिखर के पास एक झील है जिसको कहा जाता है नक्की झील, वो कई बार सर्दियों में जम भी जाती है। तो आप कभी जाके देखें, ये मौसम बड़ा वहाँ खूबसूरत और बड़ा ही लश ग्रीन एरिया यह है। काफ़ी सारी भारत में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला एरिया है। और ये अरावली हिल ऐसी है जो राजस्थान को लगभग 2 अलग अलग क्लाइमेटिक और फिजियोग्राफिक रीजन में बांट देती है। अरावली से जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं राजस्थान में, तो धीरे धीरे सेमी एरिड और एरिड एरिया यानी रेगिस्तानों का विस्तार होता चला जाता है। और जब हम अरावली से पूर्व की तरफ आते हैं तो वहाँ पठारों और मैदानों का विस्तार पाया जाता है। वर्षा की मात्रा में दोनों तरफ बिल्कुल अलग सिचुएशन है। अरावली से पश्चिम की तरफ राजस्थान की लूनी और माही नदियां प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। और इस अरावली से पूर्वी ढाल से जो नदियां निकलती हैं, खासतौर से ये जो मध्य प्रदेश से आती हुई चंबल है और उसके साथ यहाँ फिर बनास, ये सारी नदियां आके यमुना का हिस्सा बन के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो बड़ा मशहूर है। इसी अरावली नदी को अलग अलग स्थानीय रूप से नामों से पुकारा जाता है। खासतौर से इसी अरावली पहाड़ी को अलवर में इसको कहा जाता है हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। और यही पहाड़ी एक गांठ की तरह है, कहाँ, उदयपुर में। उदयपुर आप जाके देखें, ब्यूटीफुल, इसका लुक बड़ा खूबसूरत है। और वहाँ देखें तो उसको कहा जाता है जरगा की पहाड़ियाँ, एक गांठ की तरह है वहाँ की पहाड़ियाँ उदयपुर में, तो उसको जरगा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो अलग अलग नामों से भी ये पहाड़ियाँ जानी जाती है। इस अरावली पहाड़ी के बीच बीच में कुछ गैप्स पाए जाते हैं, जैसे पीपली घाट है, दीवार है और देसूरी है, जिसमें से होके कुछ रोड और रेलवे ट्रैक भी गुजरते हैं। इस तरह से ये पहाड़ी अगर हम संक्षेप में कहें तो भारत के महान जल विभाजक का हिस्सा है, जो प्रायद्वीपीय पठार को उत्तर पश्चिम से घेरे हुए है, जिसका विस्तार उत्तर में दिल्ली से लेकर दक्षिण में गुजरात और कुछ विद्वानों का मत है कि वो लक्षद्वीप तक पाया जाता है। और बड़ी यही वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन या हिल्स इन द वर्ल्ड जिसे हम कह सकते हैं, दुनिया की प्राचीनतम पहाड़ियों में से एक है। इसीलिए ये रिलिक्ट टाइप की हो गई है, रेजिडुअल टाइप की हो गई है। तो ये कुछ बातें थी अरावली रेंज के बारे में। बाकी जो पर्वतीय भूभाग हैं उनका डिस्कशन हम आपसे अगली क्लास में करेंगे। आज हम यहीं तक अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।